हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। ऑटो इम्यून डिजीजेस जो पहले बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज लगभग हर रोज कितने ही पेशेंट्स ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए कंसल्ट करते हैं। आखिर ये ऑटो इम्यून डिजीजेस होते क्या हैं? इसे कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे सोल्जर्स जिनका काम है दुश्मनों को अटैक करना, दुश्मनों को खत्म करना, अगर वो अपने ही लोगों को, स्वस्थ लोगों को खत्म करने लग जाए तो कैसा होगा? सेम वे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती है जिनका काम होता है फॉरेन या बाहर से आए बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल करना। लेकिन जब वो अपने ही स्वस्थ कोशिकाओं को, अपने ही हेल्दी सेल्स को खत्म करने लग जाती है, इस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो इन्हीं ऑटो इम्यून डिजीजेस में से एक है सोरियासिस। आज इसी के बारे में बात करने हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस कंडीशन के बारे में। हेलो मैम, वेलकम। तो मैम, जैसे हमने बात की, ऑटो इम्यून डिजीजेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सोरियासिस के केसेस भी हम देखते हैं कि हमारे पास डेली पेशेंट्स लगभग आते हैं इस कंडीशन को लेके। तो ये है क्या सोरियासिस और क्यों ये हो रहा है? सोरियासिस अगर हम नॉर्मल भाषा में लेके चलें तो एक स्किन की बीमारी है जी। आजकल बहुत सारी स्किन की कंडीशंस हो रही हैं, बट इसका डिस्टिंग्विश फीचर जो है कि हमें देखने से पता चल जाए कि ये सोरियासिस है, तो इसमें ना चमड़ी पे मोटी परत दिखाई देगी आपको, लालिमा होगी, उसमें रेडनेस होगी और उसके साथ साथ आपको स्केली पैचेस मिलेंगे, व्हाइटिश कलर की एक लेयर आपको मिलेगी पपड़ी जैसे। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो ये इसका क्लिनिकल फीचर है। ओके। हाँ तो जी। बॉडी के कौन से पार्ट पे हो सकती है? पार्ट्स का ऐसा है कि इसके 6 टाइप्स रहते हैं। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये वेरी करता है, बट जो कॉमन टाइप है वो स्केली सोरियासिस है। तो स्केली सोरियासिस में क्या रहेगा, हमारे मेनली जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, लाइक एल्बो जॉइंट्स हो गए या नी जॉइंट्स हो गए, उनमें देखने को मिलेगा और बहुत ही मतलब बड़े आकार में आपको पैचेस दिखाई देंगे। ये स्कैल्प सोरियासिस भी होता है, उसमें सिर्फ स्कैल्प पे ही रहता है। काफी 15-20 साल लगातार मान के चलो, वो सिर्फ स्कैल्प को ही अफेक्ट करेगा। एक गटेट सोरियासिस रहता है। गटेट सोरियासिस में क्या रहेगा, ये मेनली बच्चों में देखने को मिलता है और 15 से 20 साल तक के जैसे मान के चलो एज में ये रहता है। तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे रैशेस टाइप लगेंगे आपको और उसमें मोटाई थोड़ी कम रहती है। लेकिन ये पूरी पीठ को कवर कर लेगा, कंधों को, शोल्डर्स को कवर करेगा। ठीक है। और एक रहता है पस्टुलर। वो कंडीशन या तो स्केली सोरियासिस के बाद आती है या फिर अकेले भी वो ओरिजिनेट कर सकती है। उसमें क्या रहता है, ऐसे ही जैसे स्केली सोरियासिस में आपके एल्बोज हो गए या आपके नीज हो गए, ठीक है, उन एरियाज को या फिर अब्डमन को भी ये अफेक्ट करता है। तो उसमें क्या रहता है कि स्केलिंग तो होगी लेकिन उसमें पस भरी रहेगी। ओके। और इस केस में क्या रहेगा कि पूरी बॉडी को ये अफेक्ट करता है, कहीं भी हो सकता है, आपके फेस को भी ये अफेक्ट कर सकता है और पूरा मतलब उसमें से पस निकलता है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन लगा के चलिए। और इस केस में साथ में और भी सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि फीवर हो गया या पेन एसोसिएट रहेगी आपको, बॉडी पेन, पूरी बॉडी में पेन, फीवर मेनली रहता ही रहता है इसमें। तो फीवर हमेशा रहता है या कुछ पर्टिकुलर टाइम जैसे चढ़ता है फिर उतर जाता है, इस तरीके से रहता है? नॉर्मली क्या रहेगा कि 99 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी बॉडी हीट बढ़ेगी क्योंकि इन्फ्लामेशन का एक साइन जो रहता है वो फीवर है। तो फीवरिश फीलिंग रहती ही है पेशेंट को और बॉडी पेन्स भी थ्रू आउट द डे उसको फील रहेगा ही रहेगा। बहुत ही मतलब इरिटेटिंग कंडीशन बन जाती है कि पेशेंट को बहुत मुश्किलें आती हैं। इवन डे टू डे लाइफ में भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे चलना, उठना, फिरना, क्योंकि पैरों के तलवों को भी वो अफेक्ट करता है साथ में। और अलग से भी एक ऐसा सोरियासिस भी रहता है जो सिर्फ हाथों के तलवे और पैरों के तलवों को अफेक्ट करेगा। मेनली एक्जिमा भी ऐसा रहता है, लेकिन एक्जिमा में क्या रहता है, सिर्फ एंड्स पे, ये एजेस जो रहती हैं हमारे पाँव और हाथों की, वहां पे अफेक्टेड, वो एरिया अफेक्टेड रहता है। लेकिन जो सोरियासिस है उसमें आपके जो ये सोल्स हैं, हैंड सोल्स या पाँव के जो सोल्स हैं, उनपे भी
आपको स्केलिंग मिलेगी या वो Okay. एरिया भी अफेक्टेड रहेगा। ओके ओके। तो जैसे ये एक टाइप का स्किन डिजीज है जिसकी पहचान भी आपने हमें बताई कि थिकनेस हो जाती है और वाइट कलर की लेयर आती है यूजुअली। जी। और जैसे आपने बात की कि बच्चों में पीठ पे ज्यादा होता है, तो ये थ्रू आउट रहता है या फिर जैसे कुछ पेशेंट्स हमने देखे कि वो कंप्लेन करते हैं कि नहाने के बाद या स्वेटिंग के बाद या सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रैशेस या वो स्किन इन्फेक्शन उनको होता है, तो इस कंडीशन में परमानेंट रहेगा या कभी कभी अपीयर होगा? इसमें क्या रहता है, परमानेंटली रहेगा आपको। Okay. मतलब और ये जो गटेट वाला है जो आप बच्चों की बात कर रहे जी। हैं, तो गटेट सोरियासिस में क्या रहता है, ये होता भी बहुत जल्दी है। अच्छा। जैसे एक पैच नहीं है, जी। अचानक से ही काफी सारे पैचेस अपीयर हो जाते हैं। ओके और ये ठीक भी जल्दी होता है। ओके ओके। ये ठीक जल्दी हो जाएगा, क्रॉनिसिटी नहीं रहेगी इस केस जी। में। बट अगर किसी को गटेट सोरियासिस हुआ है तो आगे चल के वो स्केल सोरियासिस के लिए वो रिस्क फैक्टर बन जाता है ओके कि आगे चल के आपको वो हो सकता जी। है। अगर किसी को बचपन से प्रॉब्लम आई, मान लीजिए 10 साल 15 साल में गटेट सोरियासिस की, बाद में आगे चल के वो स्केली सोरियासिस बन सकता है उस पेशेंट को। उस केस में आपको डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आगे चल के वो स्केली सोरियासिस में कन्वर्ट ना हो। जी जी। तो मतलब अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें या प्रिकॉशनरी मेजर्स लें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में वो कन्वर्ट होगा। डेफिनेटली जी। तो मैम इसका रीजन क्या है, क्यों ये स्किन पे अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि हमने बात की ऑटो इम्यून डिजीज है, तो व्हाई ऑन स्किन ओनली? और क्या स्किन के साथ साथ ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स या और किसी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसमें मेनली रहता क्या है, देखो 3 फैक्टर्स रहते हैं। द फर्स्ट वन इज कि जेनेटिक या हेरिडिटरी। ओके ठीक है। सेकंड फैक्टर रहेगा ऑटो इम्यूनिटी। थर्ड फैक्टर रहेगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, या आप जी। अपना लाइफस्टाइल लेके चल सकते हैं। जी। तो अगर किसी को सोरियासिस हो रहा है तो 35% केसेस ऐसे हैं कि जेनेटिक भी ये चलता है। उसके बाद जो सेकंड पे आता है वो ऑटो इम्यूनिटी है। उसका आपको खास करके ध्यान रखना है, जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं है तो प्रिवेंट करने के लिए आप ये सारी चीजें जो हैं ध्यान में रखें ताकि आपको ये आगे चल के ना हो। जी। सबसे पहले तो मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर आप एनिमल प्रोडक्ट्स लगा के चलो। एनिमल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मेन कारण रहता है ऑटो इम्यूनिटी का। और उसके अलावा आपको जो है रसों को मिक्स नहीं करना है, 2 टेस्ट को मिक्स नहीं करना है। हम क्या करते हैं, दूध के साथ नमकीन ले रहे हैं, दूध के साथ मीठा ले रहे हैं, तो ये चीज आपको डेफिनेटली नहीं करनी है। ये चीजें अवॉइड करनी है कि 2 टेस्ट जो है वो आप कभी भी मिक्स करके ना लो। ठीक है। और एनिमल प्रोटीन जितना कम से कम ले पाओ उतना अवॉइड ही करो पहले तो, क्योंकि आजकल मिल्क प्रोडक्ट का तो मेनली है कि उतना मिल्क जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रही है जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है हमें नहीं पता है, राइट। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स तो अवॉइड ही करो। आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले लो, सोया मिल्क ले लो, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, ये सारे अच्छे रहेंगे। आपको कुछ भी साइड इफेक्ट भी नहीं करेंगे और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेंगे, इजी टू डाइजेस्ट है। और मेनली ऑटो इम्यूनिटी का कारण ना आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आमा एक्यूमुलेशन है। एंडोटॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो उनकी एक्यूमुलेशन मेनली चैनल्स में रहती है, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हो गए, राइट। तो ये चैनल्स को ब्लॉक करेगा, ब्लड फ्लो को भी ब्लॉक करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनकी वर्किंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली अगर हम सोरियासिस की बात करें तो सोरियासिस में क्या रहता है कि हमारी स्किन की 2 लेयर्स रहती हैं, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। जी। हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो डर्मिस लेयर में होते हैं। तो इम्यून सेल्स जो हैं वो अफेक्ट हुए, उन्होंने आगे जो है वो एपिडर्मिस के सेल्स को क्या रहता है, हमारी ना ऊपर वाली लेयर जो है वो चेंज होती है। जी। विद इन लगा के चलो 30 या 40 डेज का टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम 50 डेज। वो हमें पता भी नहीं चलता है, वो चेंज हो जाती है अपने आप। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या रहता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं उनको इनिशिएट करती है कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसकी ओवर प्रोडक्शन में लग जाती है और जल्दी से जल्दी श्रेड हो। तो ये टाइम पीरियड 3 से 7 दिन का बना देती है वो।
इसलिए हमें वो मोटी परत दिखाई देती है सोरियासिस के केस में, और वो श्रेड होती है। मतलब बहुत ज्यादा सेल्स बन रहे हैं और बहुत हाँ, जल्दी बन बहुत रहे हैं। जल्दी। जो काम 1 महीना 40 दिन या 50 दिन में होना चाहिए था, वो विदिन 3-4 डेज 3-4 डेज हो रहा है, विद इन 7 डेज हो रहा है। तो इसलिए हमें वो मोटी परत दिखाई देती है और स्केल के रूप में वो निकलती जाती है, जी। वो हमें दिखती है वो चीज। जनरली 50 दिन में जो प्रोसेस होना है वो हमें नहीं दिखेगा, वो हमें Slow आज रहता तक है कभी क्योंकि पता नहीं वो- चला होगा, है ना, बिल्कुल। कि कुछ हमारी स्किन जो है वो रिजनरेट भी हो रही है, न्यू सेल्स आ रहे हैं, पुराने जो हैं वो हट रहे हैं ऊपर से। जी। लेकिन इस केस में हमें साफ साफ दिखाई देगा। ओके। ये चीज है। ओके। और अगर हम डाइट की बात करें तो मेनली मैंने आपको बता दिया आम की वजह से है। आम एक्यूमुलेशन तभी होगा जब हम रसों को मिक्स करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, ठीक है, और इसमें सिट्रस चीजें मना रहती हैं। ओके। अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लेके चलें, एक तो आम एक्यूमुलेशन होगी और साथ के साथ ये जो है ब्लड को विशिएट करेगा। तो ब्लड और जो पित्त दोष है, रक्त और पित्त का आपस में कोरिलेशन रहता है, आश्रय आश्रय भाव है। मतलब कि जो रक्त है वो पित्त का स्थान, साइट मानी गई है। तो अगर ब्लड विशिएट होगा, डेफिनेटली जो चीज वहां पे रह रही है वो भी विशिएट होगी। तो ब्लड विशिएट होके आपका पित्त दोष है उसको भी विशिएट कर देता है। तो इन 3 चीजों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो हमें मेनली जो है वो अपनी जो ब्लड है उसको क्लीन रखना है, ताकि ये तीनों चीजें जो हैं वो आम एक्यूमुलेशन नहीं होगी, ब्लड क्लीन रहेगा, ब्लड क्लीन रहेगा तो पित्त दोष भी आपका बैलेंस में रहेगा। जी जी। तो इवन आफ्टर जेनेटिक्स होने के बावजूद भी आप इस डिजीज से बच सकते हैं। मतलब अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो जो जीन है वो एक्टिवेट ना होके शांत रहेगा और आपको शायद सोरियोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली अगर हम ऑटो इम्यूनिटी को लेके चले ना तो ये 3 फैक्टर्स आते हैं। बट अगर जेनेटिक है तब भी क्या है, इसमें रक्त और पित्त इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो हम अगर इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे कि हम अपना ब्लड जो है वो क्लीन रखेंगे जी, तो फिर हम आगे उसको क्रॉनिसिटी से बचा सकते हैं डेफिनेटली जी। क्या ये सिम्टम्स या ये जो डिजीज है ये हमारे जेनिटल ऑर्गन्स पे भी हो सकता है? हाँ जी, होता है। इसमें क्या रहेगा कि मेनली या तो आपके अराउंड, जेनिटल एरिया के अराउंड और जेनिटल एरिया के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। करता है अफेक्ट जेनिटल एरियाज को भी। ऑल राइट। तो अगर किसी को इनिशियल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है इनिशियल स्टेज में कि कुछ रैशेस आपको अपनी स्किन पे दिख रहे हैं जो कि अनयूजुअल हैं, तो प्लीज इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर्स। वी आर अवेलेबल online and offline. You can book your consultation and you can treat yourself. तो अगर किसी को इनिशियली स्टेज में उनको एहसास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है उनकी स्किन के साथ, तो भी क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं कि वो स्प्रेड ना हो या वो क्रॉनिसिटी तक ना पहुंचे? तो मेनली जो मैंने कारण बताए हैं आप लोगों को, मेनली उसी का ध्यान रखो। आप अपनी डाइट को अगर आप अच्छा रखोगे, और एक चीज मैं बताना भूल गई, 2 फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, जेनेटिक और ऑटो इम्यूनिटी। तीसरा फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर और लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं वो भी है। तो आपको एक तो डाइटरी चीजें जो मैंने आपको बोला, रसों को मिक्स नहीं करना है और एनिमल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, जो सबसे मेन कारण है, या सिट्रस जो पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है, या गर्म चीजें आपको अवॉइड करनी है जिनकी तासीर गर्म है मेनली, ठीक है। और साथ के साथ आपको जो लाइफस्टाइल, जैसे कि मान के चलो कि अल्कोहल इंटेक कोई कर रहा है, स्मोकिंग कोई ले रहा है, या फिर कोई ओबीज पर्सन है, ओबेसिटी का केस है, या डायबिटीज का केस है, या हाइपरटेंशन का केस है, तो इन सब लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा जी कि ओबीज है कोई तो अपने आप को जो है वो मेंटेन करे, ठीक है। हाइपरटेंशन है उसको मेंटेन करे, शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखे, ताकि वो जो चीज अगर इनिशिएट भी हुई है तो वो वहीं पे रुक जाए जी। आप अपना लाइफस्टाइल और डाइट दोनों चीजों को वहीं पे ही बैलेंस कर लो, ताकि वो कंडीशन आगे जनरेट ही ना हो, वो नेक्स्ट स्टेप ले ही ना पाए। बट अगर आपने वहां पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो स्किन के साथ साथ और किन ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर सकता है? तो अगर तो एक तो ना स्टडीज में देखा गया है, ये मेजरली जो है ऑटोइम्यून कंडीशन के केसेस में ऐसा होता है। अगर सोरियासिस आपको ऑटोइम्यूनिटी की वजह से हुआ है तो उस केस में क्या रहता है, एक तो आपके किडनीज को अफेक्ट कर सकता है,
ठीक है। फिर मोर कॉमन जैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत कॉमन है ओके मेजरली ऑटोइम्यूनिटी के केस में। ओके आपके जॉइंट्स को, जैसे नी जॉइंट हो गया या एल्बो जॉइंट हो गया, उस एरिया को स्केलिसोरियासिस ने तो अफेक्ट करा। आफ्टर दैट अगर आप मान के चलो अपना डाइट और लाइफस्टाइल वैसा ही कंटिन्यू करते हो तो वो आपको जो है वो कॉम्प्लिकेशन में लेके जाएगा। उसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, आईबीडी के टाइप्स हैं ये, वो भी आपको हो सकते हैं। तो ऑटोइम्यून कंडीशन आपस में जो है वो काफी सारी कंडीशंस इकट्ठी होती चली जाएंगी जी। आफ्टर दैट ये सीकेडी कॉज करता है। ओके तो ये सारी चीजें हैं जो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। बिल्कुल, तो ताकि ये आगे ना बढ़ पाए, आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल उस तरीके से मेंटेन कर लो कि आपको आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस ना आ पाए। एग्जैक्टली और हमारा वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है। एक्चुअली ये वीडियो स्पेशली पेशेंट्स की डिमांड पे बनाई जा रही है क्योंकि ये डिजीज बहुत नया है, ऑटो इम्यून डिजीजेस ही नए हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में, कैसे हो रहा है, अब हो गया है तो क्या करें, कौन से डॉक्टर्स के पास जाएं, है ना, किन से ट्रीटमेंट कराएं। तो जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्किन पे आपको दिख रहा है इट इज लाइक अ सिम्टम, कह सकते हैं हम। मेनली क्या है कि हमारी ना बॉडी अगर कुछ अंदर डिसबैलेंस चल रहा है, हमारी बॉडी ऐसी चीजें आपको दिखाएगी कि हाँ मेरे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसको तुम ठीक करो जी। ठीक है, तो वो एक साइन दे रही होती है उस टाइम पे। अगर मान के चलिए कि सोरियासिस का केस लगा लें तो ऐसा नहीं है, गटेड सोरियासिस में ऐसा होता है कि एकदम से सब पैचेस रैशेस जो हैं आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ स्केली सोरियासिस जो 95% केसेस जिसके हमें मिलते हैं देखने को, जो सबसे ज्यादा मेनली कॉमन है, तो उस केस में क्या है, एक जगह से शुरू होगा ये। तो वो आपके लिए एक साइन है कि अभी आपको जो है अपने आप को संभालना है, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी इंटरनली जो खराब हो रहा है सिस्टम वो वहीं पे रुक जाए, ताकि वो सारे ऑर्गन्स को जो है वो इन्वॉल्व ना करे, आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट ना हो उस चीज से। तो बॉडी तो सिग्नल्स दे रही है, हमारा काम आता है कि हम उसको पहचानें और इमीडिएट एक्शन ले ताकि डिले ना हो जाए और ये जो डिजीज है ये क्रॉनिक कंडीशंस तक ना पहुंचे। डेफिनेटली। तो मैम जैसे हमने देखा है कि गर्मियों में या स्वेटिंग से और भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंग वर्म्स या राउंड वर्म्स हो जाते हैं हमें, तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये जो कंडीशन या ये जो इन्फेक्शन है ये फंगल इन्फेक्शन ना होके ये आपका सोरियासिस का प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक डिस्टिंग्विश फीचर बताया है इसका कि स्किन शेड होगी इसमें। तो यही सबसे मेन इसका डिस्टिंग्विश क्लिनिकल फीचर है। बाय चांस क्या रहता है कि बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेटली स्किन कंडीशंस एक जैसी ही दिखती हैं जी, तो उसका कोई ना कोई एक क्लिनिकल फीचर ऐसा होता है जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली सोरियासिस ही है। तो सोरियासिस का मेनली यही डिस्टिंग्विश फीचर है कि आपकी जो स्किन है वो उतरेगी, पपड़ी उतरेगी। तो फंगल इन्फेक्शन के केस में ये चीज नहीं होती है जी, राइट। मेनली हम इसको फंगल इन्फेक्शन के साथ मिसमैच इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब ये आर्म पिट्स को अफेक्ट कर रहा है या कॉन्टैक्ट एरियाज जो हैं जहाँ पे हमारी स्किन जैसे कॉन्टैक्ट हो रही है, ठीक है, तो उस एरिया में अगर अफेक्ट हो रहा है उस टाइम पे हम सोच लेते हैं कि ये कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, बट उस टाइम पे इमीडिएटली या तो आप कंसल्ट करो किसी डॉक्टर से, नियर बाय भी अगर आपके कोई डॉक्टर हैं अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट, या फिर आप यहाँ भी ऑनलाइन भी वीडियो कंसल्टेशन लेके कंसल्ट कर सकते हैं। इसको इग्नोर ना करें। अगर स्किन आपकी उतर रही है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में कंडीशन क्या है, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं फंगल इन्फेक्शन समझ के कि ये फंगल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स ले लिए, या वो जो नॉर्मल आसपास वाले डॉक्टर्स हैं वो स्टीरॉइड्स दे देते हैं, वो कुछ समय के लिए दब जाता है, फिर आफ्टर दैट फिर से वापस आ जाता है। तो हम सोचते हैं जी हमें कोई पर्टिकुलर सोप है वो नहीं सूट कर रहा है, या कोई लेडी है वो बर्तन वॉश करती है तो वो ग्लव्स पहन के बर्तन वॉश कर है ना, तो उनको ये चीज लगती है। बट वो क्या होता है, वो इग्नोरेंस होती है, और उस इग्नोरेंस के कारण जो है वो बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तब जाके हमें फिर ऐसे होता है कि नहीं अब कुछ तो है।
हाँ, तो वो कुछ तो है वाला क्वेश्चन जो है वो पहले आ जाना चाहिए, ताकि बिल्कुल। वो बीमारी आगे बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। बिल्कुल। इनफैक्ट आई वुड से कि फंगल इन्फेक्शंस भी काफी विकार रूप ले सकते हैं, तो बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शंस को भी इग्नोर करने की बजाय कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, जानिए अगर वो फंगल इन्फेक्शंस है तो उसका भी ट्रीटमेंट जरूरी है, राइट। सो मैम, क्योंकि ये स्किन इन्फेक्शन है तो क्या ये ट्रांसफरेबल है, कॉन्टेजियस है, फैल सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? नहीं, इसमें कोई ना इन्फेक्टरी फैक्टर नहीं है कोई भी, Okay. इसमें इन्फेक्शन नहीं रहेगा कोई बैक्टीरिया या कुछ भी। हाँ, ये चीज है कि अगर मान के चलो जो पॉस्टुलर आपको मैंने स्टेज इसकी या टाइप इसकी बताई है, उस केस में पस की वजह से कई बार जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, और उसमें क्या रहता है कि हाई फीवर 103 104 जी, डिग्री फीवर आ जी, जाता जी। है, और ठंड लग के फीवर चढ़ेगा पेशेंट को। इमीडिएटली वो इमरजेंसी कंडीशन है, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के जो है वो सेप्टिक शॉक भी में भी डेवलप हो सकती है वो कंडीशन। ओके जी। तो उसकी कुछ होम रेमेडीज, ऑब्वियसली जो सीरियस कंडीशन है, जो इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ही इज द बिल्कुल। बेस्ट थिंग, बट स्टिल जो इसकी माइनर स्टेजेस हैं, आपने माइनर टाइप्स बताई, उसमें क्या कुछ होम रेमेडीज हैं जिनसे रिलीफ लिया जा सकता है? हमें मेनली क्या रहता है इसके, अगर मैं सिम्टम्स बताऊं तो पेशेंट को इचिंग बहुत ज्यादा रहती है। एग्जैक्टली। इचिंग की वजह से ही पेशेंट ज्यादा परेशान रहता है। पेशेंट की कंडीशन चाहे जितनी मर्जी, मतलब मान के चलो कि जितने मर्जी बॉडी एरिया को उसने कवर कर रखा हो, बट अगर पेशेंट को इचिंग नहीं है तो पेशेंट को थोड़ी राहत रहती है, और पेशेंट वेट भी कर लेता है जी। ट्रीटमेंट टाइम पीरियड के लिए। जी, बट किसी को अगर इचिंग है, पेशेंट को इतनी हद तक इचिंग होती है कि वो एक दिन भी उसका निकलना मुश्किल होता है, और उसको होता है पेशेंट को कि बहुत जल्दी से मेरे को आराम आए। बिल्कुल। तो वो आराम आना पेशेंट को मेनली लगता है कि मेरे को इचिंग से आराम मिल जाएगा तो मैं ठीक हूँ। तो इचिंग के लिए कुछ सूदिंग चाहिए हमारी बॉडी को। तो कामनेस और कूलिंग इफेक्ट जो कोकोनट ऑयल है वो Okay. सबसे बेटर है उसके लिए। जी। उसमें आप कर्पूर मिक्स कर सकते हैं। ये मोस्टली हम पेशेंट्स को गाइड भी करते हैं, और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। तो कोकोनट ऑयल में कर्पूर मिक्स करके आप अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। जी। इसके अलावा एलोवेरा बहुत सूदिंग रहता है, जी। आप एलोवेरा भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, फ्रेश एलोवेरा या जो एलोवेरा की क्रीम्स या ट्यूब्स मिलती हैं? एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं और फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इससे आपको इचिंग और इचिंग में रिलैक्स मिलेगा, हाँ, और सूदिंग सूदिंग रहेगा ये डेफिनेटली। बट इट इज नॉट द क्योर फॉर द हाँ, डिजीज। उसके लिए हम एक हल्दी की पेस्ट लगा सकते हैं। अच्छा, वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी है हल्दी। हल्दी से बेस्ट लेप कोई नहीं रहेगा उसके जी, लिए, तो तो आप हल्दी भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पानी में मिक्स कर बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो ये तो बात होगी कि आप एक्सटर्नली क्या अप्लाई कर सकते हैं जी। और इंटरनली भी आप चीजें ले सकते हैं, ताकि आपका जो बॉडी हीट है वो कूल डाउन हो थोड़ा जी। सा। तो उसके लिए आप एक तो कोकोनट वाटर ले सकते हैं। ओके। उसके अलावा आप जो है, जो सफेद पेठा रहता है उसका जी। जूस ले सकते हैं। हम्म। और ब्लड क्लींजिंग के लिए आप जो है कैरेट along with that बीट रूट और उसमें व्हीट ग्रास, ये तीनों चीजें ऐड करके ले सकते हैं। और साथ के साथ हल्दी का पानी भी बहुत बेस्ट रहता है इसके लिए। तो एम्प्टी स्टमक आप अगर आधा गिलास पानी लेके, गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें आधा चम्मच हल्दी का डाल के डेली बेसिस पे लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देगा इसमें। ओके। इसके अलावा मैम कुछ योगासन या कुछ प्राणायाम जो सोरियासिस डिजीज में राहत देते हैं? तो योगा को लेके मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो एक्सट्रीम केसेस हैं उसमें, जैसे मान लो एल्बो अफेक्टेड है, बैक रीजन अफेक्टेड है, नीज अफेक्टेड है, तो कुछ ऐसा आसन हम नहीं कर पाएंगे जिसमें हमें एल्बोज मोड़ने हैं या फिर नीज बेंड करनी है या फिर बैक के ऊपर हमें बैक के बल लेटना है। तो इजी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी, बट वो उस केस में करें कि हाँ आपको अफेक्टेड एरिया पे स्ट्रेच ना पड़े। मेनली जिनके थोड़ा बहुत है या स्कैल्प सोरियासिस है उस केस में कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल हल्के बहुत पैचेस हैं लाइक टू प्रिवेंट आप बोल सकते हैं। बट जिनके ऐसे बॉडी पार्ट्स पे
जैसे मान के चलो एल्बो पे है या नी जॉइंट पे है, हम्म। बैक रीजन में है, या जहां भी हम जैसे ये एक्सरसाइजेस करेंगे उस टाइम पे अगर स्ट्रेच पड़ेगा जी। तो एट दैट टाइम यू हैव टू अवॉइड इट। ओके। इन केस कि जब आपको जो भी हम योगासन बताएंगे उस केस में आपको कुछ भी जो अफेक्टेड एरिया है वहां स्ट्रेच नहीं पड़ेगा, एट दैट टाइम यू कैन गो फॉर इट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट। बट जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें हैं वो प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तो जिनका केस ज्यादा क्रॉनिक है वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जी। तो योगा पोजेस को करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जो है वो आपको सपोर्ट करे उस टाइम पे, ये नहीं है कि आप जबरदस्ती करो अपनी बॉडी के साथ, Exactly. तो वो जो है वो फायदा देने की बजाय वो नुकसान देगा आपको। बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके होने लग जाएगा, जस्ट स्टार्ट विद अ लिटिल बिट, कि आपकी बॉडी जो है वो फ्लैक्स होने में टाइम लेगी थोड़ा सा, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी जैसे जैसे आप करते जाओगे, कोई 3 4 5 दिन के बाद। तो स्टार्टिंग से जितना हो पाए, जिस हद तक हो पाए उस हद तक की कीजिए। तो सोरियासिस के लिए मेनली 3 मैं जो योग आसन है वो बताऊंगी आपको। एक तो सबसे पहले आपको बाल आसन करना चाहिए इसके लिए। अब हम करेंगे बाल आसन। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएं और अपने सर को जमीन की तरफ ले जाते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें। अपने माथे को जमीन के साथ लगाने की कोशिश करें। इस पोज को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस आए। और सेकेंडली जो है वो त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज जिसको हम बोलते हैं, और थर्ड वन आप इसमें पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। इसके लिए अपने लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ ले जाएं और थोड़ा सा टिल्ट कर लें। अब अपने दोनों आर्म्स को खोल लें। लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ और राइट आर्म को नीचे की तरफ लेके जाएं। अब लेफ्ट आर्म को नीचे लाते हुए अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करें। जितना हो पाए अपने हाथ को नीचे तक ले जाएं। 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करें। इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए। इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी दोहराएं। पवन मुक्त आसन के लिए जमीन पर सीधे लेट जाएं। अब अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ मोड़ें। इसी के साथ राइट लेग को भी इसी लेफ्ट लेग की पोजीशन में लेकर आएं। अपने हाथों से अपनी नीज को होल्ड करें और साथ ही ऊपर की तरफ आएं। अपने नोज को अपने नीज से टच करने की कोशिश करें। इस पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आए। तो अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि इन आसन का क्या रोल रहेगा बिल्कुल। सोरियासिस के केस में। तो मेनली ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। ओके। तो इस वजह से ये आसन जो है वो आपको सोरियासिस को ठीक करने में मदद करेंगे। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हर पेशेंट कर सकता है और इजी भी रहेंगी। उसमें कुछ भी आपको अफेक्टेड एरिया पे स्ट्रेचिंग या कुछ नहीं रहेगा। कुछ अगर रहता भी है तो अवॉइड दैट। तो इस केस में मेनली जो है चंद्र भेदी प्राणायाम,
ये बॉडी हीट को कम करेगा, आपके जी। पित्त को बैलेंस करेगा और आपके जो ब्लड को है उसको भी विशेषण से बचाएगा। ओके। ठीक है। अब हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। इसके लिए अपने राइट हैंड से राइट नोज को बंद करें। इसके लिए अपने थंब का इस्तेमाल करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें। 5 से 6 सेकंड के लिए होल्ड करें, या आप चाहें तो इसे ज्यादा देर भी होल्ड कर सकते हैं, और इसी नोस्ट्रिल से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं और अभ्यास के साथ बढ़ाते जाएं। तो एक तो चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। सेकेंडली आप जो है इसमें सितकारी प्राणायाम कर सकते हैं, ये भी बॉडी हीट को कम करने में हेल्प आउट करेगा। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसके लिए अपने दांतों को आपस में मिलाएं, कुछ इस तरह से। अपनी टंग को दांतों के बीच में, जहां पर ऊपर वाले और नीचे वाले दांत मिल रहे हैं, टंग की टिप को वहां पर रखें और मुंह से सांस लें। और नाक से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं। ये आपको शीतलता का एहसास कराएगी। और थर्ड वन जो रहेगा वो भस्त्रिका प्राणायाम रहेगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और मेनली ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है ब्लड में। तो वो अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ब्लड में तो इम्प्योरिटीज जो हैं वो डेफिनेटली किल होंगी। एंडोटॉक्सिन्स को वो मारेगा ही मारेगा जी। आमा एक्यूमुलेशन को खत्म करने में हेल्प करेगा, जो कि सबसे मेन कारण है ऑटोइम्यून सोरियासिस का। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और साथ ही ब्रीद इन करें। अपनी सांसों को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएं और इस चीज को प्रेशर के साथ करें। इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराएं और अभ्यास के साथ इसे बढ़ाते जाएं। योग आपको रिलैक्स करने के लिए, ना, आपको काम डाउन करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए बनाया गया है, और साथ ही इससे आपको मेंटल स्ट्रेस से भी बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ट्राई दीज एक्सरसाइजेस, बट उतना ही जितना आपसे हो पाए। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, रिलैक्स करना है। मैम, इन आसनास और प्राणायाम के अलावा कुछ मेडिकेशंस जो आप सोरियासिस के पेशेंट्स को सजेस्ट करना चाहें? डेफिनेटली इन केस ऑफ कि अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ मुझे सोरियासिस है जी, और वो अभी इनिशियल स्टेज में है, तो उस टाइम पे आप हमारा सोरा केयर पैक है जो कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। इसमें टोटल जो है वो 7 मेडिकेशंस रहती हैं। एक मेडिकेशन जो रहेगी आपकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए और बाकी जो है इंटरनल के लिए रहेगी जी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आप नवकाशिक चूर्ण देख पा रहे हैं। ये मेनली आर्म एक्यूमुलेशन को खत्म करेगा। इन्फ्लामेशन जो सबसे मेन फीचर है इसमें, या जो मेनली हमारी स्किन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको कम करने में ये हेल्प आउट करेगा। दिस इज रेडिएंट स्किन हेयर नेल्स लोशन। तो ये सूदनेस देगा। इसमें हल्दी है, इसमें गुग्गुल है जो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, इसमें जैस्मिन है जो कि बहुत हद तक सूदिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो नीम है इसमें, और भी काफी सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि स्किन के लिए मेनली जो है वो काफी हद तक अच्छी हैं जी। और उसके अलावा हमारे पास ग्लीमिंग स्किन हेयर नेल्स कैप्सूल्स हैं, तो वो भी हमारी मेनली स्किन के लिए, हेयर और नेल्स के लिए भी अच्छा है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि हमें नेल फंगल इन्फेक्शन और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी पेशेंट्स को। तो उसको कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है। इन केस ऑफ सोरियासिस अगर आपके नेल्स अफेक्टेड हैं तो एक तो नेल्स की जो नेल्स का ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका जो ये नेल्स का नीचे मांस रहेगा उससे अलग होना शुरू हो जाएगा इन केस ऑफ सोरियासिस, राइट। ओके। और उसके अलावा आपको जो है वो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे ऑन द नेल्स। हाँ, ओके, ठीक है। और
ऐसे नेल जो है वो पूरा स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्रैक्ड रहेगा, कहीं से टूटा पड़ा है, कहीं से ग्रो कर रहा है, कहीं से वो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है। और एक चीज और कि जो जैसे स्किन की परत जो है वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं उसके सेल्स, नेल्स का भी ऐसे ही रहेगा और नेल्स बहुत ऐसे मोटे मोटे हो जाएंगे। तो वो चीज डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे फंगल इन्फेक्शन के साथ। ओके, ठीक है, तो उस केस में आपको ये ग्लिमिंग स्किन हेयर नेल्स फॉर्मूला जो है वो काफी इफेक्टिव रहेगा। वो नेल्स के लिए भी अच्छा रहेगा, अगर स्कैल्प सोरियासिस है उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाती हैं उस केस में, तो उसमें भी ये काफी इफेक्टिव रहेगा। उसके अलावा गंधक रसायन है, गंधक रसायन बहुत ही अच्छी हमारी आयुर्वेदा की एंटीबायोटिक है। ओके, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक माना गया है, तो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। और उसके अलावा हमारे पास 3 और रेमेडीज हैं। पित्ता बैलेंस, दैट इज टू काम द पित्त दोषा और बैलेंस द पित्त दोषा। देन इज मंजिष्ठा और नीम। मंजिष्ठा और नीम जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये हमारा पैक है। अगर आपको इनिशियल स्टेजेस हैं आप ये चीजें ले सकते हैं, बट अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो चुकी है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करके जो है मेडिकेशंस लें, क्योंकि एसोसिएटेड और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, तो उस केस में हमें मेडिसिन जो हैं वो वेरी करनी पड़ती हैं पेशेंट टू पेशेंट। तो बेटर रहेगा आप कंसल्ट करके ही इलाज अपना शुरू कीजिए। जी, क्योंकि सिवियरिटी भी अलग होगी और हर पर्सन का टाइप भी अलग होगा। तो बॉडी टाइप और सिवियरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको आपके लिए मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे। तो प्लीज कंसल्ट बिफोर हैविंग द मेडिकेशंस। वी आर ऑनलाइन अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। यू कैन विजिट आवर क्लिनिक एज वेल फॉर द कंसल्टेशन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सारी जानकारी हमें सोरियासिस के बारे में मिल चुकी है एंड आई एम श्योर कि जो भी लोग इस डिजीज से परेशान हैं उनको कुछ सॉल्यूशंस भी मिल गए हैं और कुछ दवाइयाँ भी मिल गई हैं और एक होप भी मिल गई है कि वो किन डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, कैसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और जो रेमेडीज और योगासना मैम ने बताया है प्लीज उनको फॉलो कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।